नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में एक ही बात आती है, भारतीय संविधान के निर्माता। लेकिन क्या उनकी कहानी सिर्फ इतनी ही है? असल में ये तो कहानी की बस एक झलक है। तो चलिए आज इतिहास की किताबों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस कहानी को समझते हैं जिसने सिर्फ एक संविधान नहीं बल्कि एक आधुनिक राष्ट्र की नींव रखी। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलतफहमी की जो अक्सर अंबेडकर को लेकर होती है। उन्हें सिर्फ एक पहचान में बांध दिया जाता है, लेकिन उनका काम, उनकी सोच पूरे देश के लिए थी। सवाल ये उठता है कि क्या वो सिर्फ दलित समुदाय के नेता थे या फिर उनका विजन पूरे भारत के लिए था। जब हम इतिहास को खंगालते हैं तो तस्वीर कुछ और ही निकल के आती है। देखिए, अंबेडकर के लिए समाज बदलने का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ राजनीति नहीं थी। उनका असली हथियार था ज्ञान। और ये वो हथियार था जिससे उन्होंने बहुत ही मुश्किल, मतलब अकल्पनीय मुश्किलों के बीच हासिल किया था। जरा सोचिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से उन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल की कि वो उस दौर के भारत के शायद सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक बन गए। लेकिन इतनी काबिलियत, इतनी डिग्रियां भी उन्हें समाज के उस जहर से नहीं बचा सकी। सोचकर देखिए, ऑफिस में कोई सीनियर ऑफिसर फाइलें मुंह पर फेंक देता था, पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। और तो और, एक बार उन्हें गेस्ट हाउस से सिर्फ उनकी जाति की वजह से बाहर निकाल दिया गया। कहते हैं कि उस दिन उन्होंने ठान लिया था कि इस व्यवस्था को बदलना है। और इसी निजी संघर्ष से, इसी दर्द से निकला उनका वो मशहूर एक्शन प्लान। 1924 में जब उन्होंने अपना पहला सामाजिक संगठन बनाया तो उन्होंने 3 मंत्र दिए: शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। अब आते हैं उनके उस काम पर जिसने सीधे सीधे आज के भारत की नींव रखी। वाइसराय की काउंसिल में एक सदस्य के तौर पर और फिर आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 12 से 8, ये मामूली नहीं है। श्रम मंत्री रहते हुए उन्होंने अकेले ही भारत में काम करने के घंटे 12 से घटाकर 8 कर दिए थे। एक फैसला जिसने करोड़ों मजदूरों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और ये तो बस शुरुआत थी। इस टेबल को देखिए, महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव, देश की नदियों को जोड़ने का आइडिया, देश भर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोलना, यहां तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव भी उनके लिखे रिसर्च पेपर पर रखी गई थी। ये सारे काम किसी एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए थे। कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने एक और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, और वो थी महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई, जिसे हिंदू कोड बिल के नाम से जाना जाता है। इसमें था क्या? इसमें महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार और संपत्ति में पुरुषों के बराबर का हक देने की बात थी। लेकिन उस वक्त के कई रूढ़िवादी गुटों ने इसे अपनी परंपरा पर हमला मान लिया। और हुआ ये कि जब प्रधानमंत्री नेहरू पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा तो सरकार ने इस बिल पर अपने कदम पीछे खींच लिए। तब अंबेडकर ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए, महिलाओं के हक के लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये दिखाता है कि उनके लिए उसूल कितने बड़े थे। अब बात करते हैं भारतीय इतिहास के सबसे बड़े वैचारिक टकरावों में से एक की, गांधी बनाम अंबेडकर। आज़ादी के आंदोलन के ये 2 सबसे बड़े नाम थे, लेकिन भारत का भविष्य कैसा हो, इस पर दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। ये टकराव 1930 के दशक में अपने चरम पर पहुंच गया। मुद्दा था सेपरेट इलेक्टोरेट का, यानी दलितों को अपना प्रतिनिधि खुद अलग से चुनने का अधिकार। ब्रिटिश सरकार ने यह अधिकार दे दिया, लेकिन गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को तोड़ने की एक चाल बताया और इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब सोचिए, पूरे देश का दबाव एक तरफ और अंबेडकर एक तरफ। आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा और 1932 में पूना पैक्ट पर साइन करने पड़े, जिसके तहत उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार छोड़ दिया। तो असल में दोनों के बीच का फर्क क्या था? देखिए, गांधी जी जाति व्यवस्था के अंदर सुधार चाहते थे। वो कहते थे कि छुआछूत खत्म कर दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंबेडकर का कहना था कि नहीं, असली प्रॉब्लम छुआछूत नहीं बल्कि खुद ये जाति व्यवस्था है। जब तक इस सिस्टम को ही जड़ से उखाड़कर नहीं फेंका जाएगा, तब तक सच्ची बराबरी कभी नहीं आ सकती। और यहीं से हम आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, एक अधूरी विरासत। आज़ादी के इतने दशकों बाद भी अंबेडकर ने जो सवाल उठाए थे, जो चेतावनियां दी थीं, वो आज भी उतनी ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। अंबेडकर ने हमेशा ये तर्क दिया कि जाति ने सिर्फ सामाजिक तौर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी भारत को बर्बाद किया है। ये आंकड़े देखिए,
कैसे एक सिस्टम जो देश की लगभग 90% आबादी को पढ़ने लिखने और नए हुनर सीखने से रोकता हो, वो देश को आगे कैसे बढ़ा सकता है। आज शायद छुआछूत का वो खुला रूप सड़कों पर उतना नहीं दिखता, लेकिन क्या भेदभाव खत्म हो गया है? नहीं, अब वो हमारे दिमाग में बस गया है। वो संस्थानों में है, नौकरियों में है, हमारे व्यवहार में है, बस उसका रूप बदल गया है। और इसी भेदभाव से जुड़ा है आज के भारत का शायद सबसे ज्यादा बहस वाला मुद्दा, आरक्षण कब तक। ये वही पॉलिसी है जिसका जन्म अंबेडकर के सामाजिक न्याय के संघर्ष से हुआ था। तो इस सवाल का जवाब अंबेडकर की सोच से क्या मिलता है? जवाब ये है कि आरक्षण सिर्फ कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, ये एक सामाजिक बीमारी का इलाज है। और जब तक ये भेदभाव की बीमारी हमारे दिमाग में, हमारे समाज में जिंदा है, तब तक इस इलाज की भी जरूरत है। तो आखिर में अंबेडकर की ये अधूरी लड़ाई हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि भारत एक राष्ट्र के तौर पे क्या बनना चाहता है? क्या हम अपने समाज की सबसे कड़वी सच्चाइयों का सामना करने और हर एक नागरिक को वाकई में बराबरी का हक दिलाने के लिए तैयार हैं?